नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारतीय अफवाह तंत्र के प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि भारतीय अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक था हिमालयी अफवाह तंत्र और दूसरा था प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। तो हिमालयी अफवाह तंत्र को हम लोग तीन भाग में पढ़े थे। पहला था सिंधु नदी अफवाह तंत्र, और दूसरा था गंगा नदी अफवाह तंत्र, और तीसरा था ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र। तो इसी तरह से हम लोग अब प्रायद्वीपीय जो कि पठारी भागों से होकर नदियां बहती हैं, और उसमें से कुछ नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ हैं जो कि अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो इसके बारे में हम लोग अब आज चर्चा करेंगे। और प्रायद्वीपीय नदियां जो उनको डिवाइड किया गया है, उनका भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं, इनको दो भागों में इस तरह डिवाइड किया गया है कि जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है ये है बंगाल की खाड़ी यानी कि पूर्वी घाट। इधर जो नदियां जैसे गोदावरी, महानदी, ये जो नदियां आके गिर रही हैं, तो ये नदियां हुई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां। और फिर इसी तरह से अरब सागर में गिरने वाली नदियां, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तापी, नर्मदा, माही, साबरमती, ये नदियां अरब सागर में आके गिर रही हैं। तो इसके आधार पे इनको अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों का नाम दिया गया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी। बंगाल की खाड़ी में तापी, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, स्वर्णरेखा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, और आपका पलार, वैगई और ताम्रपाणी नदी है जो कि बहुत ही प्रमुख है। और फिर आप देखेंगे कि जो अरब सागर में गिरने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती, माही, लूनी और घग्गर नदी हैं। जैसा यहाँ आप देख रहे हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी और ये लूनी नदी यहाँ पे है। और इसमें प्रायद्वीपीय नदियों में से हम लोग कुछ नदियों का नाम इसमें नहीं लिए हैं अभी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गंगा नदी तंत्र में जो कुछ नदियाँ जाके मिलती हैं, जैसे कि बनास नदी, पर्वती नदी, बेतवा, सोन, केन, चंबल, ये नदियाँ भी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, लेकिन ये मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए गंगा में जाके मिलती हैं। और ये गंगा की एक तरह से ट्रिब्यूटरी नदियाँ या सहायक नदियाँ आप कह सकते हैं कि ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलकर गंगा में मिलती हैं। दोस्तों, अब हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में थोड़ा सा ये जानेंगे कि इनका उद्गम समय क्या है। एक्चुअली ये अपनी जो हिमालयी प्रवाह तंत्र है, इससे भी प्राचीन है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो एक विवेचना की गई है कि पहले ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था अपना जो भारत है, और ये धीरे धीरे खिसकते खिसकते आकर तिब्बत के पठार से टकराया और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले से ही ये नदियाँ इस क्षेत्र में बहती थी, और यहाँ पे आके टकराने के बाद इनका बस थोड़ा जो रूट है, जो रास्ता है, वो बदल गया है। बाकी ये नदियाँ हिमालयी जो नदी तंत्र है उससे काफ़ी पुरानी हैं, और ये अपनी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। और इनका जो आप देखेंगे प्रवाह क्षेत्र है, तो काफ़ी उथला प्रवाह क्षेत्र है, क्योंकि इनकी जो ढाल प्रवणता, जो स्लोप ग्रेडियंट है, वो हिमालयी जो नदियां हैं उनकी तुलना में बहुत ही कम है। इनकी जो आप उद्गम स्थल देखते हैं तो उनकी जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस तरह से आप हिमालय में देखते हैं कि कोई नदी 4000-5000 मीटर की ऊंचाई से निकल रही है, वैसा ये नदियां नहीं कर रही हैं। और प्रायद्वीपीय नदियां, इनका क्या है कि जो प्रवाह क्षेत्र है वो वर्षा जल पे ही निर्भर करता है, क्योंकि ये नदियां जब शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु आती है तो ये सूख जाती हैं। ये जो बरसात का मौसम होता है उसी में एक तरह से प्रवाहित होते हुए दिखाई देती हैं। कुछ ही नदियां हैं जो कि साल भर प्रवाहित होते हुए दिखती हैं, और कुछ हैं जो कि अरब सागर और उसके कुछ विशाल मैदानों की तरफ बहते हुए गंगा और यमुना में जाके मिलती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया ही। कुछ नदियां जो कि अरावली और मध्य भारत के पहाड़ी प्रदेश से निकलकर कच्छ के रन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कच्छ के रन में जो लूनी नदी है ये बह के आ रही है। तो कच्छ के रन में, और जो खंबात की खाड़ी, ये एरिया आप जो देख रहे हैं, ये क्षेत्र, इसे खंबात की खाड़ी बोलते हैं। आप इस मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा।
तो खंबात की खाड़ी में आकर ये गिरती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो कि नर्मदा एवं ताप्ती जो कि भ्रंश घाटियों से प्रवाहित होते हुए निकलती हैं। भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली, और ये जैसे नर्मदा है और तापी है, तो ये नदियाँ बहुत ही नैरो स्पेस से निकलते हुए इनके आसपास पहाड़ी क्षेत्र है और ये पहाड़ियों के बीच से होते हुए निकलती हैं और फिर ये जाके यहाँ पर अरब सागर में गिरती हैं। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ जैसा कि मैंने बताया ही था कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तो आप देख रहे होंगे कि ये अरब सागर में गिर रही हैं और ये बंगाल की खाड़ी में जाके ये नदियाँ गिर रही हैं इधर की साइड में। प्रायद्वीपीय नदियों की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि ये नदियाँ अपनी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। जैसा कि बताया ही था कि हिमालय नदी तंत्र से काफ़ी पुरानी है ये, और इनका जो इनकी जो चौड़ाई है और इनका जो जल स्तर है वो काफ़ी उथला हुआ है। और इन नदियों का जो जलोढ़ है वो हिमालयी नदियों से कम रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचाई से नहीं आ रही हैं, तो इनमें जो वेग है, जो इनका प्रवाह वेग है, वो काफ़ी हिमालयी नदियों की तुलना में काफ़ी कम रहता है। और ये बरसात में ही ज़्यादातर अपने पूर्ण रूप में दिखाई देती हैं, बाकी ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में सूख जाती हैं। और इनमें क्या है कि इन नदियों में बहुत सारी नदी क्षिप्रिकाएँ, जिसको बोल सकते हैं कि पतली पतली धाराओं के रूप में, और झरना और जलप्रपात का निर्माण करते हुए ये आगे बढ़ती हैं। और ये नदियाँ जैसे नदी विसर्प का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती हैं। विसर्प जिसको इंग्लिश में मेंडर बोलते हैं, तो रिवर मेंडर का निर्माण करते हुए ये आगे बढ़ती हैं। और इनमें जैसे प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं सिंचाई के लिए उतनी उपयुक्त नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि इनमें साल भर पानी रहता ही नहीं है। और इनका जो जल अधिग्रहण क्षेत्र है वो काफ़ी छोटा है। जो आप हिमालयी नदियों की तुलना में देखेंगे तो इनका जो जल अधिग्रहण जो क्षेत्र है वो काफ़ी छोटा है। और जैसे कुछ इसमें एक विशेषता ये भी है कि अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं वो अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जिसे ज्वार नदमुख कहते हैं। और जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। तो यही इनकी विशेषता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ क्या चीज़ का निर्माण करती हैं, तो वो उसका उत्तर है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं वो एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये मैंने बताया ही था कि ये बहुत ही प्राचीन हैं, और इनका निर्माण हिमालयी नदी तंत्र के निर्माण से भी पहले का है। तो मैंने यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं आपको थोड़ा ओवरऑल इसको बता रहा हूँ। एक्चुअली तृतीय युग का जब उस समय जब नदियों और पृथ्वी का निर्माण चल ही रहा था, तो उस समय तिब्बत के पठार से टकराने के कारण जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र था उसमें काफ़ी सारे फॉल्ट्स और काफ़ी सारे एक तरह से वलन और भ्रंश क्रिएट होना शुरू हुए, जिसके कारण इन नदियों का जो मार्ग था वो थोड़ा बहुत बदलता गया। और ये नदियाँ अवतलन के कारण क्या हुआ कि ये बंगाल की खाड़ी की तरफ, ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने लगी। और पश्चिमी घाट की कुछ नदियाँ थीं जिनका झुकाव थोड़ा अरब सागर की तरफ था, तो उसमें से कुछ ही नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में जाके गिरती हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और उनकी विशेषताओं के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं महानदी, तो महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले के सिहवा के निकट से निकलती है। और यहाँ पे जैसे आप ये देख रहे हैं ये है महानदी, ये छत्तीसगढ़, ये जो मैप आपको वाइट कलर में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहवा ज़िले से, सिहवा के पास से ये निकलती है। और इसका उद्गम के बाद यह नदी उत्तर पूर्व की ओर, जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर और पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई और इसमें आगे बढ़ती है। और इसमें कुछ नदियां हैं जो कि जैसे शिवनाथ एवं संदूर प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये आके इसमें मिलती हैं। और यहाँ से फिर इस नदी का जो आगे का रास्ता है, फिर इसमें एक महाखड्ड है जिसको ये गार्ज टाइप का निर्माण करती है। और आगे जाके हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ये क्षेत्र में कहीं पे
हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। और इसके बाद संबलपुर में यह नदी पूर्व की ओर मुड़ जाती है, थोड़ा सा ये यहाँ पे जो है ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है, और अंत में बंगाल की खाड़ी में कई धाराओं के साथ फिर ये मिलके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी टोटल जो लंबाई है वो है 851 किलोमीटर, यानी कि 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो अपवाह क्षेत्र है इसका वो है 1,41,589 वर्ग किलोमीटर। और इसमें क्या है कि जो कि 53% इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ही है, यानी कि मैक्सिमम पार्ट जो है वो मध्य प्रदेश में ही प्रवाहित होता है। और फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला के मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। और फिर जो 47% पार्ट है इसका ये फिर उड़ीसा राज्य में, यानी कि ये दो ही राज्यों में बहती है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश मिला के इसमें बहते हुए आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और एक चीज़ ये है कि इसमें शिवनाथ, हदसो, मांद, ईब, जोकिंग और तेल इसकी जो प्रमुख नदियां हैं वो आके इसमें मिलती हैं, और फाइनली ये महानदी के रूप में आगे बढ़। फिर हम लोग बात करेंगे ब्राह्मणी नदी के बारे में। तो यह नदी झारखंड के दक्षिण पश्चिम में, इसका जो उद्गम स्थल है वो झारखंड के दक्षिण पश्चिम के रांची के पठार से होता है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं कोयल और शंख नदियां। ये नदियां उड़ीसा का जो राउरकेला क्षेत्र है, राउरकेला में आके दोनों नदियां संगम करती हैं, और फिर वहीं से जो आगे बढ़ती हुई नदी जाएगी उसी को हम लोग ब्राह्मणी नदी कहते हैं। ब्राह्मणी नदी फिर राउरकेला में गर्जत पहाड़ियों को पार करते हुए फिर बोने, तलचर एवं बालासोर जिलों से होकर आगे बढ़ते हुए फिर पारादीप जो बंदरगाह है वो अंत में यहीं पे बनाया गया है, बैतरणी। इसके ऊपर एक धासर के पास बैतरणी नदी के मुहाने पर ही बनाया गया है। और फिर ये आगे जाके अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। और टोटल इसकी जो लंबाई है वो है 420 किलोमीटर, और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो है 39,033 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 39,033 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र। फिर हम लोग बात करेंगे बैतरणी नदी के बारे में। जैसा आप लोगों से मैंने बताया कि बैतरणी नदी, एक ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये इसमें अलग अलग इनका उद्गम स्थल और इनका प्रवाह क्षेत्र ये सब दिखाया गया, तो आप लोग इसको वीडियो को कभी भी पॉज करके देख सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बैतरणी नदी की विशेषताएं और कहाँ से इसका उद्गम स्थल है। तो जैसा कि बैतरणी नदी उड़ीसा का एक क्योंझर जिला है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है, जिसे गुप्त गंगा की पहाड़ी है, और वहाँ पे गोनासिका नाम का एक जगह है, वहाँ से ये निकलती है। और इसकी टोटल जो लंबाई है वो 365 किलोमीटर है। और उड़ीसा का जो बालासोर जिला है उसमें ब्राह्मणी नदी एक डेल्टा का निर्माण करते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बैतरणी नदी का एक और ख़ास बात यह है कि जो हमारा हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है उसमें बैतरणी नदी की चर्चा खूब की गई है। इवन ये महाभारत के भी इसमें कहीं कहीं पे इसकी चर्चा की गई है। और उड़ीसा में तो इसे गंगा का नाम दिया गया है, उड़ीसा की गंगा इसको कहा जाता है। और इसी का मिलता जुलता एक नाम है महाराष्ट्र में वैतरणा नदी। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि वैतरणी नदी कहाँ पे स्थित है और वैतरणा नदी कहाँ पे स्थित है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, और जबकि वैतरणा नदी जो है वो महाराष्ट्र से निकलती है और पश्चिमी घाट से निकलकर फिर पश्चिम में अरब सागर में जाके गिरती है। तो इन दोनों का यही डिफरेंस है। अब हम लोग बात करते हैं स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। तो ये नदी झारखंड के रांची के दक्षिण पश्चिम में एक पिस्का नगदी प्रखंड करके है, वहाँ पे इसका उद्गम स्थल है। और ये दक्षिण से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है, और अंत में उड़ीसा के बालासोर के निकट बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसकी टोटल लंबाई 395 किलोमीटर, कहीं कहीं पे आपको 400 किलोमीटर है। तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर मान के चलिए कि इसकी लंबाई है। तथा इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो लगभग 19,296 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। मेनली इसका नाम स्वर्ण रेखा इसीलिए पड़ा है कि इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा नदी दिया गया है। और इसकी जो कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हैं राड़ू, कांची, खरकई, गारानाल, जमार, करकरी आदि इसकी जो सहायक नदियां हैं। स्वर्ण रेखा तथा इसकी सहायक नदियां अपने मार्ग में जो
जलप्रपात का निर्माण करती हैं। तो उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही खास हैं, उसके बारे में कभी कभी पूछा जा सकता है। तो वो है हुंडरू जलप्रपात, जो कि खुद स्वर्ण नदी के रास्ते में पड़ता है। और फिर दसम जलप्रपात है, जो कि इसकी सहायक नदी कांची नदी है, उसके रास्ते में ये पड़ता है, यानी कि कांची नदी उसका जलप्रपात का निर्माण करती है। और फिर एक है गौतम धारा जलप्रपात, जो कि राड़ू नदी, जो कि स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। तो गौतम धारा जलप्रपात राड़ू नदी पर बना मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी नदी, जैसा कि मैप में यहाँ दिखाया गया है, यहाँ आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में इसका उद्गम स्थल है और फिर जाके फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो जैसा कि प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे लंबी नदी है, गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। ये भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की ये नदी तंत्र में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है, और यह पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल से निकलती है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के यानी कि पूर्व साइड यहाँ से ये निकल रही है। तो और ये महाराष्ट्र से होते हुए छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए कोलेरू झील के उत्तर में बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। और फिर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो है 3,12,812 वर्ग किलोमीटर, और जिसमें से कि 49% अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र में ही है। आप देख रहे होंगे कि इसका सबसे लंबा अपवाह क्षेत्र ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है और महाराष्ट्र का बॉर्डर यहाँ तक है। तो इसका सबसे लंबा अपवाह क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र में ही है। फिर इसके बाद 20% जो है वो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ मिला के है इसका टोटल अपवाह क्षेत्र, और 31% अपवाह क्षेत्र तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिला के होता है। फिर बात करते हैं हम लोग कृष्णा नदी के बारे में। तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो पहली थी गोदावरी, दूसरी थी कृष्णा। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो भी महाराष्ट्र में ही है, और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट, जिसको कि सह्याद्री या पश्चिमी घाट बोलते हैं, एक झरने के रूप में इसका वहाँ से उद्गम होता है। और यह नदी अपने उद्गम स्थल से के मुहाने से फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहते हुए आगे बढ़ती है। आप जैसा ये देख रहे हैं कृष्णा नदी, यहाँ से गोदावरी का उद्गम है, और ये कृष्णा नदी जो कि यहाँ से निकलती है और कर्नाटका होते हुए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए फिर आगे बढ़ते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और फिर इसका टोटल लंबाई की बात की जाए तो ये 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कोलेरू झील के दक्षिण यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये गिरा और कोलेरू झील यहाँ पे है, इसके दक्षिण में ये डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में आके फिर इसका कुल अपवाह क्षेत्र जो है वो 2,59,000 वर्ग किलोमीटर है। और इसका टोटल 27% जो अपवाह क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में और 44% कर्नाटका में है। अब आप यही देखिए, गोदावरी का सबसे अधिक जो अपवाह क्षेत्र था वो महाराष्ट्र में था, लेकिन कृष्णा नदी का जो सबसे अधिक अपवाह क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में ना होकर कर्नाटका में है। और इसका टोटल कर्नाटका में अपवाह क्षेत्र 44% है, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिला के 29% इसका अपवाह क्षेत्र पड़ता है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, मूसी आदि प्रमुख हैं। आप एक चीज़ और भी याद रखिए, कोयना जो है, कोयना नदी के ऊपर महाराष्ट्र में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, तो उसको कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कावेरी नदी के बारे में। यह नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में चेरंगला गांव के स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तो इसका उद्गम स्थल जो से दक्षिण पूर्व की दिशा में, एक्चुअली ये कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। ये दो ही स्टेट्स में प्रवाहित होती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। और कावेरी के जल को लेके आपने अभी कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले ये चीज़ें आपने सुना होगा कि दोनों स्टेट्स इसके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके काफ़ी विवादों में रहते हैं। और तमिलनाडु में ये जब प्रवाहित होते हुए कावेरी पत्तनम के निकट फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, और इसकी टोटल जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है, और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो लगभग 67,900 वर्ग किलोमीटर, यानी 67,900 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है।
इसमें से कर्नाटक में इसका टोटल अपवाह क्षेत्र का 41% तमिलनाडु में 56% और केरल में 3% इसका अपवाह क्षेत्र है। तो कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कावेरी नदी का सबसे अधिक अपवाह क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है, तो वो है तमिलनाडु, जिसका 56% भाग है। और इसके बाएं तट पर हिरंगी, हेमवती, सिमसा और अर्कावती, जैसे आप ये देख रहे हैं इसके बाएं तरफ यानी कि इस साइड से, और इस साइड से हिरंगी, हेमवती, सिमसा और अर्कावती नदियाँ मिलती हैं। और इसके दाएं साइड से, इस साइड से लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी तथा अमरावती नदियाँ इसमें आके फिर मिलती हैं। अब दोस्तों हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो मुख्य नदियां हैं उसमें से नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, घग्गर आदि नदियां हैं। तो इसके बारे में सबसे ज़्यादा जो हम डिस्कशन करेंगे वो जैसे कि नर्मदा नदी है। तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हुई आगे बढ़ती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इस मैप में, जो नर्मदा नदी है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है, तथा ये एक बहुत ही सकरी और गहरी और सीधी घाटी में पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ये लगभग 1312 किलोमीटर आगे बढ़ के जाके भरूच, जो कि यहाँ गुजरात में आपको दिखेगा, भरूच के निकट अरब सागर में फिर जाके ये गिर जाती है। और यह नदी विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी के मध्य प्रवाहित होता है, यानी कि जो यहाँ निकलता है इधर सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल की पहाड़ी यहाँ पे है और सतपुड़ा की यहाँ कहीं पे है, इसके मध्य प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। और इसका टोटल जो अपवाह क्षेत्र है जो ये मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात होके बह रही है, 93,180 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल अपवाह क्षेत्र है। और यह नदी एक भ्रंश घाटी से होते हुए संगमरमर के चट्टानों के ऊपर से होके गुजरती है। और फिर इसमें छोटे बड़े जलप्रपात जैसे कि वाटरफॉल्स हैं वो इसमें हैं। और मध्य प्रदेश में इसका जो जबलपुर के पास में भेड़ाघाट का जलप्रपात है जिसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, ये बहुत फेमस है। उसको धुआंधार इसलिए भी कहा जाता है कि वहाँ पे जब पानी नीचे गिरता है तो झरने के रूप में वहाँ पे इतना स्प्लैश होता है वाटर का कि एकदम धुएं जैसा वहाँ पे दिखने लगता है, तो इसीलिए उसका नाम धुआंधार जलप्रपात पड़ा है। और इसकी सहायक जो नदी है उसमें से मुख्य है ओरिसन नदी, जो कि सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है। और उस ओरिसन नदी की खुद की लंबाई 300 किलोमीटर है। और इसमें कुछ खास बातें हैं, जैसे गुजरात में जब ये नदी जाती है तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी के ही तट पर बनाया गया है। और भारत में जो सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा और इवन विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, वो प्रतिमा इसी नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे तापी नदी के बारे में या ताप्ती नदी के बारे में। तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मध्य प्रदेश का बैतूल जिला, जो कि महादेव की पहाड़ियाँ जो बनाई हैं वहाँ पे दक्षिण में मुल्ताई, यानी कि उसको मूल ताप्ती या मुल्ताई नाम दिया गया है, उस नगर से इसका उद्गम स्थल है। और ये 762 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। और इसकी टोटल जो लंबाई है वो लगभग 724 किलोमीटर है। और इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो 65,145 वर्ग किलोमीटर है। और यह नदी जैसे अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है उसमें सबसे मुख्य नर्मदा, और ये दूसरी मुख्य नदी है तापी नदी, जो कि अरब सागर में जाके मिलती है। और उद्गम स्थल से सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में इसके समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए गुजरात के सूरत शहर के निकट ये जाके मिलती है। आप देखेंगे कि ये मैप में मैं दिखाता हूँ, ये सूरत नदी आपने देखा था, नर्मदा जो है वो भरूच के पास जाके गिरती है, और तापी नदी सूरत के निकट फिर एस्चुरी बनाते हुए, ज्वार नदमुख बनाते हुए अरब सागर में जाके, इस नदी के बाएं तट पर जो नदियां मिलती हैं उसमें से ये इस साइड में पूर्णा नदी, बेघर नदी, गिरना नदी, बोरी नदी और पांझर आदि सहायक नदियां हैं। तथा इसके दाहिने ओर से अनेर, यहाँ से कहीं से अनेर नदी जो है वो आके इसमें मिलती है। और इसका टोटल जो अपवाह क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, जो कि 79% है। और 15% भाग ही मध्य प्रदेश में प्रवाहित होता है। बाकी जो इसका 6% भाग है वो
गुजरात में स्थित है। ये भले ही मध्य प्रदेश से उद्गम स्थल है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम आप देख रहे होंगे मैप में भी दिख रहा है, ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इसका अपवाह क्षेत्र है। अब हम लोग बात करेंगे साबर नदी के बारे में। तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अरावली पहाड़ियों के दक्षिण में राजस्थान के डूंगरपुर जिले से इसका उद्गम स्थल है, और ये भी एक संकीर्ण अपवाह बेसिन में प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। और इसका पूरा अपवाह क्षेत्रफल जो है वो है 21,700 वर्ग किलोमीटर, और इसकी टोटल जो लंबाई है वो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है। ये आप देख रहे हैं साबरमती नदी, जो कि यहाँ कहीं से ये एरिया यहाँ से निकल रही है, और फिर ये फाइनली जाके खंबात की खाड़ी, ये जो क्षेत्र है इसको खंबात की खाड़ी बोलते हैं, अरब सागर में जाके फिर गिरती है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं माही नदी के बारे में। तो माही नदी जो है इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वत के अममाऊ नामक स्थान से इसका उद्गम स्थल है, और यह नदी अपने उद्गम स्थान से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए फिर दक्षिणी राजस्थान यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं इधर प्रवाहित होते हुए दक्षिणी राजस्थान के इसमें प्रवाहित होते हुए फिर बांसवाड़ा जिला यहाँ कहीं पे आएगा, बांसवाड़ा जिला में प्रवेश करती है। इसके बाद राजस्थान के डूंगरपुर होते हुए फिर ये गुजरात में प्रवेश करती है, और लास्ट में ये खंबात की खाड़ी जो कि यहाँ पे जहाँ साबरमती नदी आके मिल रही थी, यहीं फाइनली आके ये भी गिरती है। और इसकी टोटल जो लंबाई है वो 576 किलोमीटर, और अपवाह क्षेत्र जो है वो 34,842 वर्ग किलोमीटर का है। दोस्तों, माही नदी की एक बहुत अच्छी विशेषता और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है कि कर्क रेखा जो यहाँ से भारत में गुजर रही है, तो कर्क रेखा को मात्र एक ही ऐसी नदी है जो कि 2 बार काटती है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते भी हैं कि भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो आप लोग याद रखिएगा ये आपको माही नदी है। ये आपको यहाँ पे जैसा दिख रहा है, ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती। माही नदी पर ही कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे कि बजाज सागर, कडाड़ा बांध, बनाक बोरी बांध, ये सब जो हैं ये माही नदी पर ही बनाई गई हैं। और इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे कि सोम, जाखम, मोरन, अनस, पनम, ईरू, नौरी, चैप और भादर आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम लोग बात करते हैं लूनी नदी के बारे में। तो लूनी नदी जो कि राजस्थान तथा थार के मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है, और इसकी लंबाई टोटल 495 किलोमीटर है, तथा इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 37,363 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी उत्पत्ति भी अरावली पहाड़ी के पश्चिमी ढाल में राजस्थान के पुष्कर जिले में वहाँ कहीं पे 2 धाराओं जैसे सरस्वती और सागरमती के नाम से 2 धाराएं उत्पन्न होती हैं, और जो कि गोविंदगढ़ के निकट आके आपस में मिल जाती हैं। गोविंदगढ़ नामक एक जगह है राजस्थान में, वहाँ के मिलती हैं, और उसके बाद ही उसको लूनी नदी का नाम दिया जाता है। और इसके बाद ये नदी तलवाड़ा एक जगह है, वहाँ तक पश्चिम दिशा में बहती है। फिर जोजड़ी जो कि इसके दाएं पर मिलने वाली एक प्रमुख नदी है, उसके बाद ये दक्षिण दिशा की ओर मतलब बढ़ने लगती है, जहाँ इसके बाएं किनारे पर अरावली से जो नदी निकलती है वो उसमें से कई सारी नदियाँ हैं, जिसमें सुकड़ी, मिठड़ी, लीलड़ी, जवाई, सागी, बाड़ी एवं खारी जो कि बहुत ही इसकी मुख्य नदियाँ हैं, वो आके इसमें मिलती हैं। और यह नदी तंत्र एक तरह से ये मौसमी नदी तंत्र है, क्योंकि ये जब भी बारिश ख़त्म होगी और ग्रीष्म ऋतु आएगी तो ये सूख जाती है। तो इसका जल बलोतरा के नीचे जो है, ये इसीलिए खारी नदी भी है, क्योंकि ये बलोतरा के नीचे इसका जो पानी है वो खारा है, और जस्ट उसके ऊपर आप जाएंगे तो वो पानी इसमें मीठा है। और ये नदी प्रवाहित होते हुए गुजरात आती है, और गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ आके दलदल में ये गायब हो जाती है। एक तरह से ये अरब सागर में तो जाती है, लेकिन अरब सागर के पहले ही ये दलदलों में कहीं गायब हो जाती है। तो हम लोगों ने ढेर सारी नदियों के बारे में पढ़ा और अभी डिस्कस किया, और जिसमें से कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो प्रमुख नदियाँ थी उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। तो बाकी इस वीडियो में यहीं तक, बाकी आप लोगों को थैंक यू।